अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यूँ तो आमना का सारा ध्यान सिल्वर की उस देगची पे था जिसे आज पानी गर्म करने के लिए बेदरेग इस्तेमाल किया गया था, मगर कनखियों से वो शहरजाद को भी देखे जा रही थी जो अब तक बावर्ची खाने के बहुत सारे चक्कर लगा चुकी थी। अब तो खुद आमना को भी उसकी सवालिया निगाहों से शर्मिंदगी सी होने लगी थी, पर क्या करती, अपनी नफासत पसंद तबीयत से मजबूर हर रात की तरह उन्हें अपने बावर्ची खाने को मुकम्मल साफ करके ही बाहर निकलना था। वैसे रोज़ की बात होती तो वो पहले ही दिन फारिग हो जाती, लेकिन जी हाँ, सिल्वर की देगची में 3-4 बार पानी गर्म किया गया था और अब उसकी चमक दमक तो एक तरफ अंदर से स्याह पड़ चुकी थी, पहचानी न जाती थी। और उसी को चमकाते रगड़ते आज आमनों को मामूल से कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। बावर्ची खाने की कुंडी लगाकर जो ही वो पलटी, शहरजाद उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे मेरी जान, अभी तक जाग रही हो? उन्हें और भी शर्मिंदगी हुई, फिर आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। मेरी अच्छी बड़ी अम्मी, अब तो आपने सारा काम खत्म कर लिया ना, अब तो मेरे हाथों पे मेहंदी लगा दें। 4.5 साला शहरजाद ने मेहंदी की कोन उनके हाथ में पकड़ाई। हाँ भाई, क्यों नहीं, वो पूरे दिल से मुस्कुराई, ये बात भुलाकर कि पूरे दिन की सख्त मुशक्कत के बाद अब उनका जिस्म कुछ देर आराम के लिए दुहाइयाँ दे रहा है। अब बस भी करो अम्ना, मेरी नींद का नहीं तो कुछ अपनी हालत का ही ख्याल कर लो। काफ़ी देर से सिलाई मशीन का शोर बर्दाश्त करते अकबर का जब जवाब दे गया। बस थोड़ी देर और, उन्होंने अपने शोहर को जवाब दिया। पिछले 1 घंटे से यही कह रही हो तुम। आखिर कौन से ज़रूरी कपड़े हैं जो आज ही सिलने ज़रूरी हैं? कुछ खास नहीं, बस शहरजाद के 2-3 फ्रॉक हैं, वो भी बस सिल ही गए समझे। वो और भी ज़्यादा सुकून से बता रही थी। क्यों? उसकी अपनी माँ मर गई है जो तुम ये सब कर रही हो? चलो उठो, अब बहुत हो गया। मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि अपने आने वाले बच्चे के कुछ कपड़े सी रही हो तुम, मगर वो बिस्तर से उतरकर अब उनके सर पे खड़े बोल रहे थे, सो उन्हें उठना पड़ा। ऐसी हालत में इतनी देर बैठोगी तो यही हाल होगा तुम्हारा। अभी गिरने लगी थी। चौकी से उठकर खड़ी होती आमना का शायद पाँव मुड़ गया था, उन्होंने फौरन संभाला और बेड पे लिटा दिया। अल्लाह करे इस बार तुम बेटी की माँ बन जाओ, कितना अरमान है ना तुम्हें अपनी बेटी का। उन्होंने बहुत नरमी से आमना को खेस उड़ाते हुए सरगोशी में दुआ दी, मगर ये सुनते ही आमना की बंद आंखों के पीछे बहुत सारे आंसू जमा होने लगे। वो चुपचाप उनसे मुंह मोड़ के लेट गई। उन्हें आज भी याद था, शादी के बाद जब पहली बार उम्मीद से हुई, उनकी सास उन्हें बड़े चाव से किसी बुजुर्ग के पास दुआ के लिए ले गई। बस बाबा जी, मुझे तो बेटों की माँ होने की दुआ दें, कभी बेटी पैदा ना हो मेरे यहाँ। नूरानी सूरत वाले वो बुजुर्ग आदमी आमना की इस बेलचक और बेहुदा फरमाइश पे हैरान से रह गए। मगर बेटा, अल्लाह की रहमत होती हैं बेटियां तो, उन्होंने बहुत नरमी से कहा। बाबा जी की बात के जवाब में आमना ने बुरा सा मुंह बनाकर उन्हें वजाहत दी थी, मगर अपनी सास के डर से ज़रा मध्यम लहजे में। अच्छा बेटा, जैसे आपकी मर्जी। पीर साहब ने एक तासुब भरी निगाह उन पर डालकर उनके लिए दुआ को हाथ उठाए। आमना भी क्या करती, 7 बहनों में वो छठे पर थीं। एक बिन मांगी अनचाही शय, माँ बाप के सीनों पे धरी एक वजनी सिल, अपनी ज़ात से जुड़े इन सब मनफी हवालों के बाद वो कहाँ रहमत से आशना होना चाहती। शायद उस लम्हे को शर्फ़े कबूलियत अता हुआ था। आमना को अल्लाह ने पूरे 7 बेटों की माँ बनाया। हर बार उनकी गर्दन फ़ख्र से मज़ीद अकड़ चली जाती। हाँ, मगर जिस दिन उनकी देवरानी के यहाँ शहरजाद पैदा हुई, उनका 5वां बेटा अभी चलने ही लगा था। गुलाबी तौलिए में लिपटी वो छोटी सी गुड़िया और उसका बहुत सुर्ख चेहरा, छोटी सी नाक, सर पे ढेरों बाल, जैसे रेशम की स्याह टोपी ओढ़ ली हो। वो कितनी देर तक उसे बहुत गौर से देखती रहीं, फिर एक अजीब से दुख में घिर गईं। क्या बेटियां इतनी प्यारी होती हैं? काश मैं भी। अकबर किसी भी तरह मजीद बच्चों के हक में नहीं थे, मगर आमना के दिल में उठने वाली इस काश के सामने हार गए। मगर शहरजाद के बाद भी वो मजीद 2 बेटों की माँ बन गई। शहरजाद से उनकी मोहब्बत गैर इरादी थी या शायद खुद साख्ता कुफारा। हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। शादी के 14 बरस बाद अल्लाह ने अगर दिया भी तो क्या, बेटी।
شکیلہ ان کی دیورانی بڑی نخوت سے کہتی تو وہ جھٹ شہرزاد کو اپنے ساتھ لگا لیتی۔ نا شکری مت بنو شکیلہ، اتنی پیاری نعمت دی ہے تمہیں اللہ نے، خبردار جو اسے کچھ کہا تو، یہ تو میری بیٹی ہے، میری جان۔ شکیلہ تو سدا کی بیمار منہ سر لپیٹے پڑی رہتی تھی اور شہرزاد کا زیادہ وقت آمنہ کے ساتھ ہی گزرتا، جو اس کی بڑی تائی بھی تھیں اور بڑی امی بھی۔ اس کے بیٹھنے سیکھنے سے لے کر پاؤں پاؤں چلنے تک، پہلا جملہ ادا کرنے سے ٹر ٹر بولنے تک اور اسکول جانے تک، زندگی کے ہر خاص موڑ پر شہرزاد کا ہاتھ تھامنے کے لیے اس کی بڑی امی موجود تھیں۔ ویسے بھی اس کے بعد شکیلہ جڑواں بیٹوں کی ماں بن کر بالکل ہی اس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ شہرزاد تو میری بیٹی ہے، بڑی امی کے اس جملے نے اسے ہمیشہ سہارا دیا۔ جب کبھی اس کا دل سگی ماں کے لیے ہمکتا اور وہ بیٹوں میں مصروف ہوتی تو اسے جھڑک دیتی یا پھر دلار سے کہتی، دیکھو نا بیٹا، ابھی مجھے بھائی کو سلانا ہے، آپ بڑی امی سے کنگھی کروا لو، بڑی امی سے کہو آپ کے کپڑے بدل دیں، بڑی امی سے کہو نا تمہاری ٹیچر سے جا کے ملا ہے۔ وہ تو شکر ہے اسے اسکول لے جانے اور چھوڑنے کا ذمہ بابا نے خود اٹھا رکھا تھا، ورنہ شاید یہ کام بھی بڑے ابا یا بڑی امی کو ہی کرنا پڑتا۔ شہرزاد کا پھر یونیورسٹی میں وہ آخری سیمسٹر چل رہا تھا جب بڑی امی کے اشر کی منگنی ہوئی اور خاندان ہی میں ہونے والی بہت سی چہمگوئیوں نے ان کے گھر میں دخل اندازی کی۔ آمنہ نے بڑے تینوں بیٹوں کو تو بیاہ دیا، اب چوتھے کی منگنی بھی کر ڈالی اور گھر کی جوان جہان لڑکی نظر ہی نہ آئی۔ جانے کون سے رشتے کی تائی پھپھی نے شکیلہ کے کان بھرے تھے، اور وہ جو آج تک اپنی بیٹی کے پسندیدہ رنگ اور کھانے تک سے لا علم تھی، میاں کے سامنے بیٹی کا دکھڑا لے کے بیٹھ گئی۔ انور نے ان کی ساری بات سن کر یوں سر ہلایا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ تم بلا وجہ پریشان ہوتی ہو نیک وقت، بھائی اور بھابھی کے ہوتے مجھے اپنی بیٹی کی فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ ہم لڑکی والے ہیں میاں جی، جیسے بھی ہو آپ ایک بار بھائی جان سے بات تو کریں۔ شکیلہ نے اٹھتے بیٹھتے انہیں اتنا ستایا کہ آخر وہ بھی بڑے بھائی کو پرکھنے چل دیے۔ بھائی صاحب، وہ کل شکیلہ کی بڑی بہن آئی تھی اپنے بیٹے کے لیے، وہ ہماری شہرزاد کا بہت جھجک کر بھی وہ جملہ پورا نہ کر پایا۔ اچھا، تو پھر تم نے کیا جواب دیا؟ اکبر صاحب نے خود ہی بات آگے بڑھائی۔ میں نے تو بس یہی کہا کہ شہرزاد پہ سب سے زیادہ حق تو آپ دونوں کا ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ مؤدب ہوئے تھے۔ اکبر محض ایک لمبی سی کر کے سوچ میں پڑ گئے۔ لو بھلا، آپ بھی تو کمال کرتے ہیں اکبر، شہرزاد اور ہماری بہو، اس سے بڑھ کر میری اور خوشی کیا ہوگی بھلا۔ رات کو اکبر نے جب اپنی بیوی سے بات کی تو وہ سر پہ ہاتھ مار کر بولی، مگر آپ نے پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ وہ متجسس ہوئے۔ یہ خیال تو میرے ذہن میں کئی بار آیا تھا اکبر، لیکن آپ سے یا کسی اور سے اس لیے نہیں کہا کہ وقت سے پہلے منہ سے کیا بات نکالے۔ ویسے بھی شہرزاد کا زیادہ وقت تو ہمارے گھر میں گزرتا ہے، ایسے ہی میں بلا وجہ سے پریشان کر دیتی، لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے کسی فیصلے پہ پہنچ جانے کا۔ میں کل ہی شکیلہ سے بات کرتی ہوں۔ آمنہ اس قدر خوش لگ رہی تھی جیسے پہلا بیٹا بیاہنے جا رہی ہوں۔ اچھا آپ سو جائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ خوشی سے چمکتا چہرہ لیے وہ کمرے سے باہر آئیں۔ بڑے سے صحن کے پرلے حصے میں انور اور شکیلہ کا پورشن تھا۔ شہرزاد کے کمرے کی بتی ابھی روشن تھی۔ کیوں نہ اتنی بڑی خوشی کی خبر میں سب سے پہلے اپنی بیٹی کو سناؤں۔ ہاں بھائی آمنہ بیگم، اب یہ منفرد اعزاز بھی لے لو تم، ایسی ماڈرن ساس بننے کا جو سب سے پہلے لڑکی سے خود ہی بات کرے گی کہ میں تمہاری ساس بننے جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے شہرزاد کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن اگلے روز ہی انہوں نے اکبر سے کہا تھا، میرا خیال ہے آپ کو بھائی اور بھابھی سے معذرت کر لینی چاہیے، مجھے شہرزاد کو اپنی بہو نہیں بنانا۔ آمنہ نہایت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے آمنہ اٹھ کر چلی گئی۔ یہ کیا مذاق ہے آمنہ، انتہائی بےہودہ۔ وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ میں نے کوئی مذاق نہیں کیا، مگر پرسوں رات ہی تو ہماری بات ہوئی تھی، تب تو تم بہت خوش تھی۔ وہ اپنے غصے پہ قابو پا کر بیوی سے نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ میں آج ہی رضیہ آپا کو فون کرتی ہوں، بڑے اچھے اچھے رشتے جوڑے ہیں انہوں نے، ہماری شہرزاد کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ ضرور ڈھونڈ لیں گی وہ۔ آمنہ نے پرات کے آٹے میں پانی ڈال کر اسے گوندھنا شروع کر دیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، وہ پھر سے جھنجھلائے۔ بچے گھر آنے والے ہیں اکبر، مجھے ان کے لیے کھانا بنانا ہے، بہتر ہے کہ ہم اس مسئلے پہ بعد میں بات کریں۔ گندھا ہوا آٹا فریج میں رکھتے وقت ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ اکبر کچھ نہ بول سکے، چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ لیکن آپ میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہیں بھائی جان؟ جب انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی انور کو بتایا تو وہ رونے والا ہو گیا۔ دیکھو میرے بھائی،
पहले तो ये बात सुनकर मुझे भी बड़ा धचका लगा था, मगर फिर गौर किया तो बात समझ भी आ गई। मेरे बेटे आज किसी भी तरह शहरजाद के काबिल नहीं। बड़े तीनों को तो देख लो, शादियां होते ही अलग हो गए। अशर भी मंगनीशुदा है, उससे छोटा अभी अजफर मैट्रिक में है, एक मामूली सी दुकान चलाता है और अभी तक माँ बाप का मोहताज है, जबकि शहरजाद 16 पढ़ चुकी है। छोड़े ना भाई साहिब, भला अपनों में ये सब बातें कौन देखता है। अनवर ने बड़े आराम से सब एतराज़ात रद्द किए। हम दोनों भाई तो जुड़े रहेंगे ना, हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। वो बड़ी आस से उन्हें देख रहे थे, जो अपने चेहरे पे बड़ा सा नहीं लेकर बैठ के। अरसलान और रेहान, वो दोनों ही शहजाद से छोटे हैं। रेहान अभी 9वीं में है। तो भैया अरसलान तो है ना, वो तो बीए कर रहा है, कहीं जॉब वगैरह भी करता है। अनवर ने उनकी बात बीच में ही काट दी। अकबर एक बार फिर से चुप करके। वो भी शहजाद से 3 साल छोटा है अनवर, और वैसे भी उसका कद शहजाद के कंधे तक भी नहीं आता। वो पिछले कमरे से उसी वक्त आमना बाहर निकल आई थी और उनके लफ्ज़ों ने अनवर के कंधे हमेशा के लिए झुका दिए। फिर मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? 7 भतीजे हैं मेरे, और फिर भी अपनी बेटी किसी गैर के साथ रुखसत कर दूं? ये कैसा अंधेर है भाभी? उनके लहजे में शिकायत वाज़ेह थी। ऐसा मत कहो अनवर, वो कोई गैर नहीं होगा, तुम्हारा दामाद और तुम्हारी बेटी का शोहर होगा, जिसके साथ हम उसकी शादी करेंगे, अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ उसे रुखसत करेंगे। आमना ने देवर को तसल्ली दी। और मेरा भाई, वो तो मुझसे हमेशा के लिए छूट जाएगा ना भाभी? अनवर के सवाल ने अकबर के चेहरे को भी तारीक कर दिया। इसका मतलब है तुम अपने भाई से मशरूत मोहब्बत करते हो, कुछ लो और कुछ दो वाली मोहब्बत? आमना की फौरी बात ने अनवर को बौखला दिया। मेरा मतलब ये नहीं था भाभी, वो हिचकिचाए। खानदान के अंदर शादियां किस लिए की जाती हैं अनवर? सिर्फ इसलिए कि पहले से मौजूद रिश्तों को और भी मजबूत और एतमाद हासिल हो सके। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि खानदान में ही बनने वाले नए रिश्ते बहुत सख्त और नुकीले बन जाते हैं, ऐसे खतरनाक कि पुराने रिश्तों की खूबसूरती भी खत्म हो जाती है और यूं अपने भी छूट जाते हैं। और इस कीमत पर मुझे शहरजाद को अपनी बहू हरगिज़ नहीं बनाना। अगर आपको मेरी किसी बात से तकलीफ पहुंची है तो मैं दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। आमना ने सचमुच देवर के सामने हाथ जोड़े। नहीं भाभी, ऐसा मत करें, मैं छोटा हूँ ना, अभी आपकी बात समझ नहीं सकता। मुमकिन है आप ठीक कह रही हो। अनवर दिल गिरफ्ता होकर कमरे से बाहर निकल गए। अकबर की शिकायती नज़रें आमना की तरफ उठी, जिन्हें वो नज़रअंदाज कर गईं। और जब अनवर ने घर आकर अपनी बेगम को ये माजरा सुनाया तो वो तो जैसे दिल थाम कर रह गई, चीख ही पड़ी। देखा, आखिर दिखा दी ना तुमने अपनी हकीकत। बड़ा शौक था तुम्हें बड़ी अम्मी कहलवाने का, जब साबित करने का वक्त आया तो चुपचाप पीछे हट गई। अगले ही दिन शकीला आमना के सर पे खड़ी चिल्ला रही थी। मेरा ख्याल है तुम ये बात आराम से बैठ के भी मुझसे कर सकती हो। आमना जानती थी कि शकीला का रद्द-ए-अमल ऐसा ही होगा, सो लहजे को काफी नरम बनाकर बोली। मुझे नहीं बैठना तुम जैसी झूठी औरत के साथ, जो कहती कुछ है और करती कुछ है। शकीला और भी शेर हो गई। तमीज से बात करो शकीला, मैं रिश्ते और उम्र दोनों में तुमसे बड़ी हूँ। आमना को भी गुस्सा आने लगा। शहरजाद तो मेरी बेटी है, सारी उम्र यही राग अलापती रही हो ना तुम, और अब जो रिश्ता जोड़ने का वक्त आया तो अपनी ही बात से मुकर गई हो भाभी। झूठी ना कहूँ तो और क्या कहूँ? शकीला दुहाइयाँ देने लगी। हाँ तो बेटी ही कहा था ना, कोई बहू तो नहीं कह दिया था मैंने शहरजाद को अपनी। आज भी यही कहती हूँ कि शहरजाद मेरी बेटी है, तुम्हें जो करना है जाके कर लो। आमना का भी सब्र जवाब देने लगा। हाय मेरी सोने जैसी बच्ची, 4 साल पहले मेरे दोनों भाइयों ने अपने बेटों के लिए सवाल किए, इसलिए अगर मुझे पता होता कि आपने हाँ नहीं करनी तो मैं वहाँ हाँ कर देती। मेरी फूल सी बेटी, अब तो मैं तो रहती ना कम से कम, अब कैसे बेगानों के साथ रुखसत कर दूंगी। शकीला का ववेला जारी था। आमना खुद ही वहाँ से हट गई कि बेवजह गुस्से में कोई गलत बात मुंह से ना निकल जाए और जिंदगी भर का भरम टूट जाए। और बिल आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। सुर्ख दहकते गुलाबों से सजे उस कमरे में दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे के सामने बैठे थे। निखरी रंगत वाला तबरेजरी दुल्हा था और खड़ी नाक वाली शहरजाद वहाँ दुल्हन बनकर बैठी थी। क्या अभी तक आपको यकीन नहीं आया कि हम दोनों हमेशा के लिए एक हो गए हैं? दुल्हन बनी शहरजाद बड़े एतमाद से पूछ रही थी। सच कहूँ, तबरेज ने नरमी से उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया
और उसकी आंखों में झांकते हुए दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराया। मुझे तो अभी तक ये कोई ख्वाब लगता है। तुमने तो मुझे हर तरह से ना उम्मीद कर दिया था। वो तो शुक्र है तुम्हारी ताई जान। ताई जान नहीं, बड़ी अम्मी। शहरजाद ने उसकी बात काट कर तस्हीह की। जी जनाब जी, आपकी बड़ी अम्मी का साथ ना होता तो शायद आज आप मेरे लिए इस ख्वाबगाह में ना होती। तबरेज़ की खुशदिली से किए गए एतराफ़ मोहब्बत ने शहरजाद को अंदर से सैराब कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए तमानिए से आंखें मूंद ली। उनके कमरे की खिड़की से नजर आती अमावस की रात की स्याह आंखों के सामने उसी लम्हे एक और कमरे का मंजर भी खुला पड़ा था। शहरजाद की बड़ी अम्मी के कमरे का मंजर। शादी वाले घर से बेटी और मेहमान एक साथ ही रुखसत हो चुके थे, सो किसी भी तरह की हलचल और गहमा गहमी के आसार तक नहीं थे। तकरीबन सभी घर वाले सो चुके थे, हत्ता कि उनके मियाँ अकबर भी। आमना ने करवट बदल कर गहरी नींद सोए अपने शोहर को देखा और जाने कितने महीनों से अपने छुपाए गए आंसू आज उन्होंने अपने तकिए पे सर रख के बहा डाले। उस रात वो कितनी खुश थी, कितनी जज्बाती हो रही थी कि वो खुद शहरजाद से ये बात सबसे पहले करेंगी। और जब वो बड़े अरमान से उससे बात करने उसके कमरे में गई तो उसके जवाब ने उन्हें बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया था। शहरजाद ने तबरेज़ से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करने के साथ साथ इस मोहब्बत का अंजाम उनके हाथ में सौंप दिया। और फिर आमना तबरेज़ और उसके घर वालों से जाकर मिली। पूरी तरह मुतमईन होकर हर मुमकिन तसल्ली कर लेने के बाद ही उन्होंने घर में वो कदम उठाया जिसके लिए ना घर वाले तैयार थे, ना ही उनका अपना दिल। लेकिन उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रखा, सिर्फ शहरजाद को उसके दिल की खुशी देने के लिए। रिश्तों का तकद्दुस और खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन उन्हीं रिश्तों को जोड़ने के लिए दिल जैसी अनमोल शय को तोड़ना भी गलत है ना। वो सोच रही थी और दलीलों के भारी पत्थर तले सिसकता हुआ उनका दिल बार बार भर आता था। वो दिल जिसमें शहरजाद की मोहब्बत थी। शहरजाद को उसके हिस्से की खुशी देने के लिए उन्होंने उसे खुद से दूर कर दिया था, मगर अब वो खुद अपने हिस्से की खुशी से हमेशा के लिए महरूम हो गई थी। उनका तकिया फिर से भीगने लगा था, खिड़की के पार उतरी अमावस की स्याह रात की तरह। बाज़ रिश्ते हमें जितने अजीज होते हैं वो हमें उतना ही आजमाते हैं, जैसे आज शहरजाद ने उन्हें आजमाया था। तबरेज़ शहरजाद के साथ कॉलेज में पढ़ने वाली उसकी दोस्त का बड़ा भाई था। दो एक बार अपनी बहन को लेने आया, बस तभी शहरजाद को देखा था। उसकी खूबसूरती, मासूमियत और शराफत पे दिल हार बैठा था और उससे शादी का मुतमन्नी था। लेकिन शहरजाद ने उसकी किसी भी तरह की हौसला अफजाई नहीं की थी, बल्कि उसे तो यही इल्म था कि उनके यहाँ चूँकि ख़ानदान में ही शादियाँ होती हैं, तो भला उसकी और तबरेज़ की शादी कैसे मुमकिन है। ऐसी अंधेरी रात में जब शहरजाद मुकम्मल तौर पे नाउमीद हो चुकी थी, बड़ी अम्मी शहरजाद के लिए जैसे खुदा की मदद साबित हुई थी। उसने बहुत हिम्मत करके उस रात उनसे हाले दिल बयान किया था, जो बात वो खुद से या अपनी सगी माँ से भी नहीं कह सकती थी, उसने बड़ी अम्मी से खुल के कह दी थी। और उन्होंने कितनी आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया था कि किसी को कानो कान खबर न होने दी थी। और शहरजाद का ये राज अपने सीने में किसी अमानत की तरह छुपाए फिरी थी। तबरेज़ की और उसकी शादी फिर कैसे हुई, ये सब अल्लाह की रज़ा और उन दोनों के खलूस के बाद बड़ी अम्मी की काविशों का ही नतीजा था। शहरजाद बजा तौर पे कह सकती थी कि उसकी सगी माँ ने उसे सिर्फ पैदा ही किया था, जबकि तमाम उम्र उसका जज्बाती और रूहानी रिश्ता बड़ी अम्मी के साथ कायम रहा। बड़ी अम्मी को छोड़ के जाने का गम अगरचे शहरजाद के लिए भी बहुत भारी था, लेकिन तबरेज़ से मिलने की खुशी भी उसे निहाल रखती थी। जबकि दूसरी तरफ रात गए तक किचन में काम करती आमना बेगम की नज़रें बेवजह गुप्त अंधेरे में शहरजाद को तलाश करती हैं। वो शहरजाद जिसकी पैदाइश से पहले तक आमना बेगम नहीं जानती थी कि अल्लाह की रहमत क्या होती है, और जिसकी पैदाइश के बाद हर रोज़ वो अल्लाह से उसकी रहमत का सवाल करती थी। लेकिन सच तो ये है कि अल्लाह देकर भी आज़माता है और लेकर भी आज़माता है। कहाँ तो शकीला 14 साल बाद बेटी की पैदाइश पे इंतहाई अफसरदा थी, और कहाँ दूसरी तरफ आमना बेगम
شہرزاد کی پیدائش پہ بہت مسرور، خوش اور اللہ کی شکر گزار۔ بس یہی انسان کا المیہ ہے کہ وہ ساری زندگی ان خواہشات کی تکمیل کے لیے بھاگتا ہے جو کہ ناآسودہ رہ جاتی ہیں، اور اس غم میں پوری ہو جانے والی آسودہ خواہشات پر کبھی اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں پاتا۔ لیکن آمنہ بیگم اللہ کی شکر گزار ہیں۔ بھلے شہرزاد آج رخصت ہو گئی، پر یہ بھی تو سچ ہے کہ بیٹیاں ایک دن رخصت ہو جایا کرتی ہیں۔